हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 12 नवंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जो आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है दैट इज सेंटर एंड स्टेट। 15th फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो कुछ कंसर्न्स हैं, क्या अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या रिलेशन चल रहा है स्टेट और सेंटर को लेके, वो जानने की कोशिश करेंगे। गेम विल गो ऑन। आईपीएल ख़त्म हो गया है अपने आप में। कोविड-19 की इस एडवर्स सिचुएशन में भी आईपीएल ने जो अपना एक इमेज जो बना रखी थी, जो क्रेज़ रहता है आईपीएल का, वो लगातार बना रहा है। और साथ में आपको पता है जीता कौन है? मुंबई इंडियंस अब की बार विनर, फिर से विनर बन गए। 5 बार जीत चुके हैं वो इस टैग को। तो उसी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या पूरा वर्किंग है, क्या नहीं है, काम का नहीं है। देख सकते हो एक बार, काम की चीज़ में होता है। बस कोविड-19 के टाइम पे आप देख सकते हो गेम चलता रहा, रुका नहीं। चाहे स्टार्टिंग में कितना ही लंबा क्वारंटीन में रखा गया हो प्लेयर्स को, उसके बावजूद भी कोई कमी नहीं आई इस पूरे एक जो चार्म बनता है उसमें। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। क्लियरिंग द कोविड टेस्ट। बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या अच्छे से परफॉर्म किया वो जानने की कोशिश करेंगे। अ डिजिटल सिस्टरहुड। ये आर्टिकल थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। सोसाइटी का जो सेगमेंट है ना, फर्स्ट क्या बोलते हैं इसका नाम, जीएस पेपर 1 जो है आपका, उसमें आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट जो है पार्ट 3 जीएस 3 में, वहाँ पर भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। सोशल मीडिया का रोल है सोसाइटी में, और वो भी वुमेन को लेकर के। तो एक ऐसे टाइप थोड़ा पर्सपेक्टिव आएगा, एक स्टोरी है बट जानना ज़रूरी है क्या है ये पूरा। ठीक है, तो 3 आर्टिकल इस पेज से हो गए। फिर इस पेज पे ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, देख लेना आप पढ़ना चाहो एक बार, क्योंकि चीज़ें वही आ रही है। इस्लामिज़म कैसे रिवाइव करें, इस्लामिज़म को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी जो आपको पता है वो टीचर थे फ्रांस में, पैटी करके उनका जो असैसिनेशन हुआ है, पूरा एक इशू चल पड़ा है। ठीक है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो चीज़ें सारी हैं। तो एक बार देख सकते हो आप, क्या एक डिबेट सी चल पड़ी है इस्लामिज़म को लेकर के, उसके बारे में ज़्यादा काम का नहीं है हमारे। हाँ, ये वाला आर्टिकल है दैट इज़ वेरी गुड। अ केस फॉर इंडियन लैंडिंग, कि किस तरीके से इंडिया में अभी एक कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है एशिया। अब सारे इन्वेस्टमेंट जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अब चाइना जो है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन में फंसा पड़ा है कि एक तरफ तो अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने की बात करता है, दूसरी तरफ जो माओ की पॉलिसी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट रूल जब आया था 1949 में चाइना में, उस टाइम पे क्या पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं अब फिर से देखा जा सकता है, जहाँ चाइना अपने आप को क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, निकालेंगे यहाँ से। अ प्लेन ट्रुथ, ये इस आर्टिकल में ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पोर्शन के में जो चीज़ें हैं वो केवल एक ही चीज़ बताई गई है कि जुडिशरी हो गई, लॉयर्स हो गए, और ये जो लॉ सूट जो भी होते हैं, ये सारे के सारे इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट लिख देते हैं कि कॉमन मैन के समझ में ही नहीं आती। आप भी जानते हो जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अगर आप पढ़ो, वर्डिक्ट पढ़ो, या कहीं पे भी आप कोई एक ऑर्डर डिक्लेयर किया हो, कोई डायरेक्शन दी हो, तो इतनी अजीब सी लैंग्वेज, इतनी मतलब मुश्किल लैंग्वेज लिखते हैं जो एक कॉमन मैन को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर राइटर जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो हम लास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, एक बुक को भी कोट करते हैं, ठीक है, जॉर्ज ऑवेल की, और उसमें क्या क्या बुक में सजेशन है वो ही हमारे लिए काम के हैं। बाकी ये पैराग्राफ में बस जो मैंने बता दिया, बस उसके अलावा और कुछ भी एडिशनल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना। फर्स्ट आर्टिकल है सेंटर एंड स्टेट। अभी आपको पता है कोविड-19 लगातार चलता जा रहा है, इसकी साथ साथ में आप देख सकते हो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में भी कहीं प्रॉब्लम आती रही है। जीएसटी को लेकर के कभी प्रॉब्लम आती है, तो कभी एक दूसरे स्टेट्स के बीच में जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, उसको लेकर के कुछ चल रहा था। तो अभी एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लेकर के भी। तो उस टाइम पे 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मंडे को सबमिट की है प्रेसिडेंट को, जिसमें कि कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है कि किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू को शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में आने वाले 5 सालों के लिए। तो अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो सेंटर ने लगातार एक अटैम्प्ट किया है कि कैसे भी करके अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी जाए फिस्कल आर्किटेक्चर में स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, तो बात यह है कि किस तरीके से जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया है, इसमें एक न्यूट्रल आर्बिटर की तरह काम किया है, एक अनबायस्ड वे में काम किया है, जिससे कि एक बैलेंस आ सके हमारे फेडरल सिस्टम में। ये अपने आप में बहुत क्रूशियल भी है, बहुत निर्णायक काम भी किया करता है ये जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं वो।
फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो अपने आप में आप देखोगे स्टेट सेंट्रल रिलेशन पे भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालेगा और कंट्री में इस पर्टिकुलर फेडरेशन के सेगमेंट को कहीं ना कहीं रीशेप भी करेगा इस कोविड-19 के शॉक को देखते हुए। अगर हम देखें अभी तक जितनी बार भी फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दी है तो एक कंसर्न ज़रूर निकल के आया है कि सेंटर ने हमेशा से अपनी खुद की खोई हुई जो एक एडवांटेज है ना वो रीगेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इस भी फाइनेंस कमीशन मतलब 15 फाइनेंस कमीशन में भी आप देखोगे तो जितना फिस्कल स्पेस सेंटर अपनी तरफ कैप्चर कर सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। हुआ क्या था, 14 फाइनेंस कमीशन ने एक ग्रेटर फिस्कल ऑटोनॉमी देने की कोशिश की थी स्टेट्स को, ये कह के कि जो डिविजिबल टैक्स पूल में से जो शेयर स्टेट्स का है उसको 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया जाए और इसको वाकई में एक्सेप्ट भी किया गया। बट इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ये 42% वाला जो लेवल है ना अभी तक रीच ही नहीं हो पाया। ना तो टैक्स कलेक्शन में नहीं हो पाया तो फिर आपको पता है सिंपली फिर बाद में जब डिवीज़न होता है तो उस केस में फिर बाद में स्टेट्स को मिलता ही नहीं। अब इसमें वजह क्या रही है कि सेंटर ने ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पे विश्वास किस पे किया है, सेस पे, मतलब जो सेस और सरचार्जेस पे ज़्यादा विश्वास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब सेस और सरचार्ज में क्या होता है आपको पता है ही कि जो सेंटर है उसकी ही सही रहती है, इसका डेवोल्यूशन नहीं होता, इसका डिवीज़न नहीं होता, सेंटर अपने हाथों में ही रखता है पूरे सेस और सरचार्जेस से जो कलेक्शन होता है टैक्सेस का। बाकी जो टैक्सेज है नॉर्मल टैक्सेज है उनमें तो क्या होता है स्टेट को डिवीज़न देना पड़ता है। तो कहने का मतलब सेंटर ने कलेक्शन में ही कोताही बरत दी। 42% का बोल तो दिया कि हाँ चलो ठीक है रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं कि 42% हर जो भी टैक्स डिविजिबल पूल होगा उसमें 42% स्टेट्स को दे दिया जाएगा। बट जब बात आती है कि भाई हमने इकट्ठा किया पैसा तो इकट्ठा कहाँ से किया, बोला ऐसे रिसोर्सेज से कर दिया जहाँ पे स्टेट्स कुछ क्लेम ही नहीं कर सकते, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से कमीशन ने कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डेवोल्यूशन को एग्जिस्टिंग लेवल तक मेंटेन करने की कोशिश की है और हमेशा से ये रहा है कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी एक बैलेंसिंग व्हील के नाम से भी जाना जाता है। आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, उसमें एक टर्म आती है बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियन फेडरेशन, तो उसको फाइनेंस कमीशन को बोला जाता है ये। दूसरे हाथ पे अगर हम देखें, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिविजिबल टैक्स पूल की तरफ से भी हम अटैम्प्ट देखें तो स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर देने से कहीं ना कहीं सेंटर है वो पीछे जा रहा है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि एग्जांपल की बात यहाँ पे दी जा रही है कि एक सेंटर की डिमांड जो है कि कैसे भी करके टैक्स रिवेन्यू को डिफेंस और सिक्योरिटी स्पेंडिंग पे ज़्यादा बढ़ाया जाए। देखो डिफेंस और सिक्योरिटी अपने आप में इम्पोर्टेंट है बट उसमें आप देखोगे तो ज़्यादा रेवेन्यू उधर ज़्यादा जा रही है, तो जो प्रोडक्टिव काम है ना उधर पैसा नहीं जा रहा, तो स्टेट्स के पास में कहीं ना कहीं उनका शेयर कम पड़ रहा है क्योंकि सेंटर क्या बोल रहा है भाई डिफेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें डिफेंस स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, कभी साइबर सिक्योरिटी, कभी इंटरनल सिक्योरिटी, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी, सारे तरीके की सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इस वजह से स्टेट्स को क्या कहते हैं भाई आपको थोड़े दिन और ऐसे ही बैठना पड़ेगा, हम थोड़ा सा कम ही पैसा दे पाएंगे आपको। तो इससे क्या हो जाता है मोरली स्टेट्स थोड़ा सा प्रेशर में भी आ गए और रही सही में जो वाकई में ज़रूरत है उनको पैसे की वो काम नहीं कर पाएंगे पूरा। तो ये अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ठीक है। और वो भी करंट सर्कमस्टांसेस को देखें जिसमें कि पेंडेमिक को फाइट करने में स्टेट्स फोर फ्रंट में है, मतलब लीडिंग प्लेयर कौन है, स्टेट्स, क्योंकि हेल्थ क्या है सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए तो ज़्यादा रिसोर्सेज देने की बजाय कम अगर उनको पैसा दिया जाएगा तो वो कैसे फाइट कर पाएंगे। रही सही में आप देखोगे एक कंसेंसस भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें भी ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। और दूसरा आप देखोगे जीएसटी रेवेन्यू के लॉस की वजह से कॉम्पनसेशन की भी जब बात आई तो सेंटर ने शुरुआत में क्या बोला था कि जो ये पेंडेमिक है इसको बोला था एक्ट ऑफ गॉड, ये बोल करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। बट फिर वही बात है कि हाँ प्रीवियस जो अक्टूबर में अनाउंसमेंट किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है दैट इज अराउंड 1.1 लाख करोड़, जो मैंने कल एक्सप्लेन पेज में बताया था, आप देख लेना एक बार उसको। तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जिम्मेदारी ली कि 1.1 लाख करोड़ तो चलो हम बोरो करके दे देंगे आपको, बाकी बचा हुआ 1.83 लाख करोड़ जो है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा मार्केट से। तो पहले से ही कहीं ना कहीं आप जानते हो जीएसटी को लेकर के स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। तो राइट आर्टिकल ये बोल रहा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस पे आप स्पेंडिंग मत करो। देखो चाइना जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज से हमारे साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, नेशनल सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को हम कहीं भी
केवल ये हवाला देकर के स्टेट्स को उनका हिस्सा ना दें, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तो स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है उसकी प्रायोरिटीज़ को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ दशकों की अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, जैसे कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा बढ़ रही है बजाय कि यूनियन लिस्ट। कहने का मतलब स्टेट्स को ऑटोनॉमी ना दे करके स्टेट्स के सब्जेक्ट को तो कंसर्न में रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट को खुद को ऑटोनॉमी नहीं देती है। देखो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में आपको पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद डील कर सकती है, बट वही है अपने खुद की डोमिनेंस बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है। तो ये प्रीवियस कुछ डिकेड्स में ये चीज़ देखी जा रही है। तो आप देखोगे कमीशन का जितना कुछ भी रिकमेंडेशन है, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होती हैं कि किसके बेसिस पे टैक्स को डिवॉल्व करने के लिए या डिवीज़न करने के लिए जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड देता है, तो उसके लिए कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, उन्हीं के बेसिस पे। तो आप देखोगे इसमें एक नई रोड दिखाई देगी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ से। एक तो ये देखना, दूसरा आप देखोगे परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स दी जा रही हैं स्टेट्स को कि कौन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है अपने डेट मैनेजमेंट में या फिर गरीबी को हटाने में या फॉरेस्टेशन को लेकर के, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी होते हैं और फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए भी रोड मैप का काम करती हैं ये रिकमेंडेशन, जो कि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद में हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसके बाद में वो रिकमेंड करते हैं। तो पॉइंट ये आ जाता है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है ना इस अभी करंट जो गवर्नमेंट है उसके लिए कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल आर्बिटर का काम करना चाहिए फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसकी वजह से क्या है एक बैलेंस लाया जा सके। और आप देख सकते हो हमारा फेडरल फ्रेमवर्क में एक तरफ स्टेट्स हैं, एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है, तो उनमें बैलेंस आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हम देखें तो इसके रेमिफिकेशंस भी कहीं ना कहीं और देखने की ज़रूरत होती है कि हाँ अगर ये कुछ रिकमेंडेशंस अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इससे देख सकते हो कि एक ग्रोइंग स्ट्रेन है, कहीं ना कहीं चिंता का कारण तो बनता रह रहा है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में हमने जीएसटी का देखा, और भी बहुत सारे रिलेशंस हैं। कभी आप देखो जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है जिन स्टेट्स में, उन्होंने जनरल कंसेंट ऑफ सीबीआई के लिए जो दे रखी थी वो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया कि बोला कि अब हम परमिशन देंगे तभी सीबीआई आकर के हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो आप देखोगे ये अपने आप में गवर्नमेंट की तरफ से देखने वाली बात है, कितना प्रूडेंट है गवर्नमेंट और किस तरीके से इन रिकमेंडेशंस को और इन सारे इश्यूज़ को टैकल करती है, जिससे कि ये जो गैप आ रहा है हमारे फेडरल फ्रेमवर्क में, जिसमें एक तरफ सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो गैप है वो कैसे ख़त्म होता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्लियरिंग द कोविड टेस्ट। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एसवाई कुरैशी जी के द्वारा। ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हो एक अनप्रेसिडेंटेड वे में बहुत इंपॉर्टेंट लेगेसी छोड़ी है इस इलेक्शन ने, जिसमें कोविड-19 पेंडेमिक एक तरफ है तो दूसरी तरफ बहुत सारी एप्रीहेंशंस का माहौल, एक ऐसा माहौल जिसमें कहीं ना कहीं डाउट्स ही थे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे कि कैसे इलेक्शन होगा, किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर जब तक हो रहा था तब तक भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे थे कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बायस्ड वे में काम कर रहा है। तो आप देखोगे इनिशियल डाउट्स तो बहुत सारे थे कि क्या वाकई में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम कर पाएगा। तो हमारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमारा जो नॉलेज था या हमने जो काम करने का जो एक कहते हैं ना फ्रेमवर्क तैयार किया, वो डिपेंड था कि हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन की, जैसे कि साउथ कोरिया में हुआ। इसके अलावा देखोगे 34 ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपने नेशनल असेंबली के या प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। और हाँ, हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनके इलेक्शंस भी हमारे यहाँ कोविड-19 के टाइम पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस के तहत कंडक्ट करवाए गए थे। कहने का मतलब इन सभी इलेक्शंस के एक्सपीरियंसेस से हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से अभी बिहार के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया और एक स्मूथ वे में बिना कोई रिस्क लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये पूरी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो। ठीक है, इस नॉलेज से हमारे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इक्विप्ड था और कोविड-19 की गाइडलाइन अगस्त में ही डिक्लेयर कर दी गई थी बिहार असेंबली इलेक्शंस को लेकर के,
और इसमें देखोगे सैनिटेशन को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के गाइडलाइन ये दे दी थी, यहाँ तक दे दी थी कि पोलिंग बूथ पे जहाँ पे 1500 लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए हो सकते हैं इकट्ठे, तो अभी कितने हैं, केवल 1000 तक ही डिक्लेयर कर दिया था। तो इससे क्या हो गया, लगभग 40,000 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन बनाने पड़े। और आपको पता है लगभग 63% एक्स्ट्रा ईवीएम डिप्लॉयमेंट हुआ। इसके बारे में भी कल मैंने एक्सप्लेन पेज पे वीडियो डाला, आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरा, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए जो काउंटिंग हुई वहाँ पर भी 14 टेबल्स की बजाय कितनी लगाई, एक जगह पे, सॉरी केवल 7। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा डोर टू डोर जो कैनवासिंग, जो मतलब डोर टू डोर जाकर के जो करते हैं ना कैंपेन कि हाँ हमें वोट दो, आप हमारा उम्मीदवार ऐसा है, आपने अभी देखे भी होंगे बहुत सारे, तो उनको आप देखोगे तो डोर टू डोर में भी केवल 5% का ही एक बाउंडेशन कर दिया कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर व्हीकल कॉन्वॉय कहीं जा रहा है तो ये भी क्लियर कर दिया था कि 5 व्हीकल से ज़्यादा, छठा व्हीकल होगा तो एक गैप, एक ब्रोकन वे रखा जाएगा, बीच में एक गैप रखा जाएगा, मतलब 5-5 के बंचेज में कर दिया। पहले जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में केवल 10 व्हीकल एक साथ जा सकते थे, वहाँ पर अब 5 ही कर दिया। और दूसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें, पब्लिक मीटिंग्स की बात करें, तो उनको भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेल करा दी गई थी कि भाई आप नॉमिनेशन भी ऑनलाइन कर सकते हो, एफिडेविट भी फिल कर सकते हो ऑनलाइन, और सिक्योरिटी मनी है वो भी ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो। तो कहने का मतलब हर तरीके से अलर्ट थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी मशीनरी। ऑपोजिशन पार्टीज़ ने लगातार एक डाउट हाईलाइट करते रहे कि वोटर टर्नआउट जो है ना वो इस पैंडेमिक के टाइम पे कम होता रहेगा, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका जवाब अच्छे से दिया कि आप चिंता मत करो, वोटर टर्नआउट कम नहीं रहने देंगे। जिसमें आपको पता है कि पोस्टल बैलेट सिस्टम जो था वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ से आप देख सकते हो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो गए, या फिर जो बाहर कोई पोस्टेड है पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या फिर कोई वोटर जो है वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर कहीं एम्प्लॉयड है, मान लो मध्य प्रदेश का कोई, सॉरी बिहार का था ना, तो बिहार का बंदा कहीं मान लो पटना से कहीं दूसरी जगह पे पोस्टेड है इलेक्शन मशीनरी के अंडर ही काम करने के लिए, कोई टीचर हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी उनकी कहीं दूसरी जगह लगा दी, तो फिर वो अपनी वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजते हैं। या फिर कोविड पेशेंट है, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो उनको कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी मिली, तो वोटर टर्नआउट ज़्यादा मतलब कम गया नहीं जितना एक एप्रीहेंशन था या फिर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ के डाउट था। दूसरा, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था जिसका नाम है स्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसके बेसिस पे लोगों को कम्युनिटी बेसिस पे आप देखोगे वोटिंग के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि किस तरीके से वोटिंग राइट को आप यूज़ कर सकते हो और कितना इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर कंसर्न आए कुछ पार्टीज़ के द्वारा कि भाई डिजिटल कैंपेनिंग में तो बीजेपी तो एडवांटेज उठा ले जाएगी, क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी बहुत हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज भी बहुत हैं, तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं डाउट्स आने लगे। फिर क्वेश्चन ये आने लग गया कि वर्चुअल रैलीज अगर करेंगे, डोर टू डोर रैलीज को रिप्लेस करके, तो लार्ज स्केल कैंपेनिंग को और डोर टू डोर कैंपेनिंग को अगर हटा देंगे तो एक जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो सोल है ना वो हट जाएगी, जहाँ पर लोगों से डायरेक्ट डीलिंग होती है। जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, तो वर्चुअल रैलीज ने अपने हिसाब से काम तो किया, ऑनलाइन आकर के उन लोगों ने एड्रेस किया, मतलब जो भी लीडर्स थे, बट वही है कि उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होती है। रही सही में आप देखोगे इनएक्सेसिबिलिटी भी हर कहीं ना दिखाई देती है। कहने का मतलब अब बिहार में अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 27% पॉपुलेशन के पास में ही है, और इंटरनेट पेनिट्रेशन की अगर बात करो तो केवल 37% पॉपुलेशन के पास में ही एक्सेसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब वर्चुअल रैलीज इतना ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव वे नहीं रह पाया। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक कंसर्न था उसको कैसे एड्रेस किया गया। फिर देखा गया, आपने भी देखा कि किस तरीके से इलेक्शन से पहले ही मैसिव फिजिकल रैलीज भी होना शुरू हो गई थी, मोस्ट पार्टीज़ ने ऑर्गेनाइज भी की थी इस तरीके से। तो फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने
जो भी नॉर्म्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे कि कैसे भी करके कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और उनको जो भी वायलेट जो करते हुए दिखाई दिए तो उन पे इलेक्शन कमीशन बहुत ही हैवीली मतलब उनको ट्रीट किया गया है। समझ गए? तो वर्चुअल रैलीज़ की लिमिटेशन है, बट फिजिकल रैलीज भी अलाउ की गई, तो फिर बाद में अच्छी रेगुलेशन, अच्छे नॉर्म्स के तहत। ठीक है, इसी तरीके से कमीशन ने और भी चैलेंजेस का सामना किया, जैसे कि आपको पता है जब सोशल मीडिया का यूज़ ही हो रहा है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हो रहा है, तो फेक न्यूज़ का आना, हेट प्रोपोगेंडा का मूव करना, और इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ आती रहती हैं, तो उनको भी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टैकल करने के लिए वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स भी डिक्लेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ में एंगेज करके। हाँ, ये बात ठीक है कि फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो न्यूट्रलिटी को परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म तो है ओपन, एकदम अनबायस्ड होना चाहिए, बट जो रूलिंग पार्टी है उसको फेवर ज़्यादा करती हुई दिखाई देती है, ऐसा मानना है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए हैं और उनमें कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस भी मिली है। आप देखो कि कितना, आपने भी अगर देखी हो वोटिंग की, जो किस तरीके से गर्मा गर्मी हो रही थी मीडिया पे भी, और किस तरीके से तीनों खेमे मतलब हर एक पार्टी सेलिब्रेट करने को लगी हुई थी कि हाँ हम जीतेंगे, क्योंकि कंटेस्ट बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता हुआ, ज़्यादा मार्जिन नहीं था, हल्का फुल्का मार्जिन है। ठीक है, तो वहाँ पर एक टेंशन तो था ही ना कि कहीं दंगे ना हो जाए, कहीं पे कोई ज़्यादा कोई अग्रेसिव ना हो जाए, तो उन चीज़ों को भी अच्छे से टैकल किया गया है। इसी तरीके से आप देखोगे एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट भी देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार रखी है। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार इलेक्शन ऑफिस मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स आए, कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, क्योंकि डिले हो रहा था ना, टाइम ज़्यादा लग रहा था। जैसे कि हमने बताया कि 63% ईवीएम्स के नंबर बढ़ गए, क्योंकि अब की बार क्या किया आपने, 1500 की जगह 1000 जने ही एक बूथ पे, पोलिंग बूथ पे वोट दे सकते हैं। इसकी वजह से नंबर ऑफ पोलिंग बूथ भी बढ़ गए, ईवीएम भी बढ़ गई, और जब काउंटिंग हुई तो जहाँ पे एक काउंटिंग के लिए एक काउंटर, पूरा एक रूम है, उसमें 14 जने जब बैठ सकते थे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, वहाँ पे केवल 7 जनों को ही बिठाया गया, मतलब 7 बेंचेज ही लगाई गई। तो आप देख सकते हो कि बर्डन तो ज़्यादा हो गया, बट जो रिसोर्सेज थे या फिर काउंटिंग के टाइम पे जितना ह्यूमन पावर चाहिए था, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, वो आधा पड़ गया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, बट इनकी सारी ब्रीफिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम पे लगातार करते रहे कि कोई र्यूमर या फिर कोई फ्रॉड जैसी कोई न्यूज़ है वो फैल ना जाए, जिसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर उसके बाद में आपको पता है कि अब की बार जो इलेक्शंस हैं वो बहुत स्मॉल मार्जिन से जीते गए हैं। ठीक है, जिसमें 12 वोट से भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे राइटर एक कोट करते हैं राजस्थान के इलेक्शन का, 2008 में जब इलेक्शन हुए थे असेंबली इलेक्शन, तो कांग्रेस पार्टी आई थी रूलिंग में। ठीक है, अशोक गहलोत बने थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, बट वहाँ उस टाइम पे आप देखोगे सीपी जोशी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे स्टेट लेवल पे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, वो अपनी खुद की सीट को 1 वोट से हारते हैं 2008 में। ठीक है, और उन्होंने डिग्निटी बेसिस पे हाँ कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी हार हुई है, 1 वोट से भी वो हार मान चुके थे। अगर वो 1 वोट से हारते नहीं तो अशोक गहलोत की जगह सीएम बन जाते सीपी जोशी जी। तो कहने का मतलब ये है कि 12 वोटों से भी एक मार्जिन से अगर जीता है तो 1 वोट से भी यहाँ पर हार हुई रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, ऐसा रिकॉर्ड है और उसको माना गया है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो अपने आप में हमारी डेमोक्रेसी की मेन सोल है, मेन आत्मा है, कि चाहे 1 वोट से हारे, पर हार गए तो कोई बात नहीं, हार ही गए। समझ गए? दूसरा, अगर कहीं पर भी जैसे पोस्टल बैलेट से कहीं पर वो आ गए, वोट्स आए हैं और मार्जिन जो है डिफीट का वो पोस्टल बैलेट के नंबर से कम है, तो उस टाइम पे रिकाउंटिंग होगी पोस्टल बैलेट की, ये चीज़ भी की गई। और जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कि भाई आप रिकाउंट करो या डाउट है हमें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर किया है कि हम एक एक एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे, डिटेल में देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और यही पूरा प्रोसेस हुआ, तब जाके आपको पता है फाइनल वर्डिक्ट मिडनाइट में जाके हुआ था कि भाई एनडीए की गवर्नमेंट अब आएगी। तो कहने का मतलब बहुत सारे मतलब सीरियस क्वेश्चंस को सामना किया है 2019 में
भी इलेक्शंस के टाइम पे, और बिहार इलेक्शंस में भी बहुत देखे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ का सामना किया है। बट वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एफिशिएंसी को प्रूव किया है, एक इवन हैंडेडनेस को प्रूव किया है कि हम किसी की तरफ भी बायस्ड नहीं हैं, ठीक है। तो बिहार से ही अपने आप में एक सक्सेसफुल इलेक्शन मैनेजमेंट को देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बनेगा थ्रू आउट वर्ल्ड। और आप देखोगे, और सबसे अच्छी इलेक्शन मैनेजिंग एजेंसी की बात आएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात ज़रूर होगी थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ डिजिटल सिस्टरहुड। सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में हर कोई बात करते हैं। ये जहरा नकवी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। वो ये बोलती हैं कि सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में बातचीत बहुत होती रहती है कि बोला आजकल के बच्चे लगे रहते हैं फ़ोनों पे, और आपको भी कोई ना कोई कहता ही होगा। तो ये कहते हैं, बोले कि ये फिज़िकली सोशली नहीं इंटरेक्ट करते हैं और आइसोलेटेड वे में अपनी लाइफ जीना चाह रहे हैं। तो लोनलीनेस की बात जो है वो लगातार आती रहती है। राइटर अब की करंट जनरेशन को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। देखो, लॉनलीनेस का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप फिजिकली किसी से दूर हो या फिजिकली अलोन हो। केवल बॉडी डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं होता। लॉनलीनेस का मतलब होता है कि आप अपने फंक्शंस को अपने आसपास के लोग या जिन लोगों से आपकी अंडरस्टैंडिंग सेट होती है उन लोगों के साथ ना बैठ करके अपना काम करो। मतलब आप अपनी जो लैंग्वेज बोलते हो उस लैंग्वेज को समझने वाले लोगों के साथ में अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ना, वो अब लैंग्वेज का मतलब होता है, ये यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो ये नहीं कि बोलने वाली बात। कहने का मतलब आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे सोचते हो, कैसी हेयर स्टाइल बनाते हो, क्या डेली आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन लोगों से आपकी मैचिंग होती है आप उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो कि नहीं करते। नहीं करते तो लोनलीनेस है, और अगर करते हो इसका मतलब आप सोशली एंगेज्ड हो। ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना चल रहा है, आइडियाज़ हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरे एक फ्रेंड थे हमारे साथ में, तो उनकी वाइफ वो मोमडन थे, ठीक है, मोमडन है, मतलब अभी बातचीत थोड़ी कम होती है। तो उनकी वाइफ चैट किया करती थी अपनी खुद की भाभी से जो कि दुबई में सेटल थी, ठीक है। और वो बताते थे कि बोले कि ऐसे बातें करते हैं कि हाँ आज सीरियल में ये हो गया, सीरियल्स की बातें करते हैं क्योंकि दुबई में भी वो लोग इंडियन सीरियल्स को ही फॉलो करते हैं। तो चैट होती है उनके बीच में। बोला कि मेरे फ़ोन में ये देखो, ये चैट है मेरी वाइफ की, कि किस तरीके से मतलब अभी भी मतलब यहाँ बैठी हुई वहाँ से कनेक्टेड है। कहने का मतलब सोशल मीडिया अपने आप में बहुत सही भी है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर फेक चीज़ें ज़्यादा हैं। तो राइटर एक चीज़ ज़रूर बोलती हैं कि फेक चीज़ें तो आप रियल वर्ल्ड में नहीं देखते क्या, हर जगह पे कमियां तो रहती हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है मेन कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, सोशल मीडिया एक कम्युनिटी बनाती है जहाँ पर लोग अपनी खुद की सोच के हिसाब से अपने साथ के लोगों को चूज़ करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आप अगर इसमें क्या है, इस आर्टिकल में मेनली मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक समरी के तौर पे बताऊंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्शन करते हो या फिर फिजिकली आप किन्हीं लोगों से अच्छे से कनेक्टेड नहीं फील करते हो, और अगर आपको कंफर्टेबल जोन मिलता है थोड़ा बहुत भी कि हाँ मेरी बात कोई सुन रहा है या मैं किसी से अपनी बात शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपके लिए सोशल मीडिया एक अच्छी एक बेन, वो कहते हैं ना, बून हो जाता है बेन की बजाय, ठीक है। अपने हिसाब के ट्राइब्स में, अब ट्राइब किसको बोला जाता है, जो लोग अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर के परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको तो ट्राइबल पीपल बोला जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सब लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने हिसाब से, अब जो करंट जनरेशन है उसकी बात चल रही है, वो अपने हिसाब से लोगों को टैकल करते हैं, बातचीत करते हैं और अपना खुद का एक एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, ठीक है। जो प्यार उनको ज़रूरत है, जो केयर उनको ज़रूरत है, जिस तरीके की फैमिली उनको ज़रूरत है, वो अपने आप बना लेते हैं। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर वो अपने आसपास में कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि जो लोग आसपास में रह रहे हैं, अगर उन लोगों से वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हो फैमिली में, कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर ना ध्यान दे करके फिर आप फ़ोन पे लगे हुए हो, तो ये तो देखो गलत बात है, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, जब आप अकेले हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, सोशल मीडिया है ना, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है फिजिकल नेटवर्क्स का, ये तो एक सप्लीमेंट है। आप इसको सप्लीमेंट्री तौर पे यूज़ कर सकते हो,
कहने का मतलब एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट ले सकते हो। अगर आप फिजिकली कहीं से किसी से बातचीत करके आ रहे हो, बैठे हो, आमने सामने बातचीत हो रही है और वो बातचीत आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो सोशल मीडिया वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हेल्प और करता है आपकी रिलेशनशिप, आपकी बातचीत को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, सोशल मीडिया जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती है या फिर आपकी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे आपकी बातचीत होती है, तो वो रियल फ्रेंड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म से रियल प्लेटफॉर्म पे भी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो एक आइडिया इवॉल्व हो रहा है ना, कि भाई बच्चे जो हैं वो लॉनलीनेस को ज़्यादा पसंद करते हैं या अलग हो रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए है। तो सोसाइटी की जब बात आए तो ये चीज़ें आप ज़रूर कोट कर सकते हो। और अगर सोशल मीडिया या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेस्ड लिखें तो हम कई बार लिखते हैं ना कि बच्चों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पर इसका प्रो ये है। कौन, तो आपको पता है कि हाँ बच्चे बिल्कुल आइसोलेटेड हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, ब्लू व्हेल जैसे गेम्स में लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें। बट आप दूसरा पार्ट भी हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। हम एक, कहते हैं ना, एक इशू को देख करके ये नहीं कह सकते ये सारा ही गलत है या फिर ये एकदम ही सही है। नहीं, डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है, प्लस और माइनस दोनों देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। द केस फॉर इंडियन लैंडिंग। अभी, हाँ, ये मनीष सबरवाल के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखते हैं इसमें क्या है। देखो, अभी द एंट आईपीओ ड्रामा की बात देखें, अभी रिसेंटली क्या हुआ था चाइना में, आप देखोगे आईपीओ रिलीज हुआ, ठीक है। उसमें आप देखोगे लगभग लगभग न्यूयॉर्क और लंदन के अलावा भी $3 ट्रिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी के इक्वलेंट है, आईपीओज लॉन्च किए गए, एप्लीकेशन आई उनके लिए। बट आप देखोगे उन्होंने वहाँ पर ये जो एंट आईपीओ है ना, इन्होंने क्या किया, लगभग $35 बिलियन की जो आ रही थी इन्वेस्टमेंट, उसको कैंसिल कर दिया आईपीओ की बेसिस पे, केवल 48 घंटे के अंदर अंदर। तो इस चीज़ को अपने आप में एक ड्रामा की तरह देखते हुए ये बोल रहे हैं कि पिछले हफ्ते ये जो ड्रामा हुआ था ना, इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि चाइना, जो कि 200 साल पहले कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ और पावर को गेन करने की कोशिश कर रहा था, मतलब 200 साल पहले जो ग्लोरी थी चाइना की, उसको गेन करने के लिए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिज्यूविनेट किया कि कैसे भी करके वेल्दी और पावरफुल बना जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स भी आई, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर कमेंट भी किए। पिछले 200 सालों की अगर बात की जाए तो हमने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि 200 साल पहले तो एशियन सेंचुरी बताया करते हैं, बहुत से आर्टिकल हिंदू में भी आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आते हैं, कि किस तरीके से 200-250 साल पहले एशियन सेंचुरी हुआ करती थी। और आपको भी पता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि किस तरीके से हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और सोना और चांदी आया करता था वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से। तो वो चीज़ हम देखें तो 200, पिछले केवल 200 सालों का टेन्योर देखें तो क्लियरिटी क्या निकल के आई कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड या मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, वो ही कहीं ना कहीं फाइनेंस में अपने आप को डोमिनेट कर पाती हैं। पर पिछले 41 सालों की बात की, 41 ईयर्स की बात करें या फिर पिछले 30 सालों की बात करें, तो किस तरीके से चाइना ने अपने आप को एक इमर्जिंग पावर के तौर पे रखा और एक पावरफुल कंट्री बन के भी निकला है। 1949 में जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद में तो देखो चाइना ने अपने आप को क्लोज कर लिया था, ठीक है, क्योंकि कम्युनिज्म कहीं ना कहीं क्या कहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन के रहेंगे। बट आप देखोगे फिर उसके बाद में चाइना ने खुद को ओपन किया। बट अभी जो करंट ये एंट आईपीओ ड्रामा जो हुआ है, जिसमें $3 ट्रिलियन की एप्लीकेशन आई, जो कि इंडिया की जीडीपी के बराबर आप कह सकते हो, ठीक है, उसमें से $35 बिलियन की आईपीओज को 48 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर दिया। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है चाइना में कि चाइना एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फिर वहाँ पर देखो, एक तो आईपीओ से आप इन्वेस्टमेंट गेन करते हो, इनिशियल जो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ में देखोगे। दूसरी तरफ $3 ट्रिलियन का आपने ओपन किया, $35 बिलियन का आपने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि चाइना में कॉन्ट्राडिक्शन और उसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है, बट उसके लिए बहुत से रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। वो रिफॉर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले यहाँ पे राइटर जो हैं वो एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि बोला आप इंडियन की बात कर रहे हो, इंडियन टर्म के बारे में, तो इंडियन का मतलब आप क्या समझते हो? क्या इंडिया का मतलब ये कि इंडिया की ही वो कंपनी है, ठीक है, इंडिया
जैसे टाटा नेक्सन की यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया की कार बोलते हो जबकि इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं। एचडीएफसी को इंडियन बैंक बोलते हो जिसमें मेजोरिटी जो स्टेक्स हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स का है। सुजुकी की बात करो तो यहाँ पर इंडिया में आधी से ज़्यादा कारें मारुति सुजुकी चलती है, तो वो तो सुजुकी तो जापानीज़ कंपनी है, क्या ये इंडिया की है? ऐसे ही ल्यूपिन, या फिर ऐसे ही बात करोगे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, वो इंडियन है, इसका मतलब क्या इंडियन कंपनी है? आईबीएम, क्या यहाँ पर इंडियंस को ज़्यादा जॉब देती है यूएसए की बजाय, जबकि है वो यूएसए की कंपनी, ओरिजिन बेसिस पे देखा जाए तो इंडियन कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है राइटर का कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे लेबर देखो, लैंड देखो, कैपिटल देखो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट पॉइंट जो है ना वो ये है कि किसी भी कंपनी को इंडियन कब कंसिडर करेंगे या कब नहीं कंसिडर करेंगे, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहाँ पर वो अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं कंपनीज, समझ गए? तो यहाँ पर संस्कृत की एक टर्म को यूज कर रहे हैं, वो है स्थानम बलम। स्थान बलम मतलब जिस जगह पर आप देख रहे हो वो जगह कौन सी है और उसकी क्या रेलेवेंस है। तो अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो आप देख सकते हो अट्रैक्टिव अगर बनते हैं, तो चाइना ने जो $35 बिलियन का रिजेक्शन किया है, देखो इन्वेस्टमेंट बुलाया जाए और फिर उसके बाद में मना किया जाए, और वो भी इस टाइम पे जब पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अभी कोविड-19 के बाद में आप देख रहे हो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो उस केस में इंडिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकता है, बट उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जिसमें 5 चेंजेस यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अब इससे पहले हम थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन देखेंगे, ये चेंजेस लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज लोन अवेलेबिलिटी की बात करो या फिर लिक्विडिटी इंश्योर करने के लिए, या आज मार्केट में जो कुछ भी काम हो रहे हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे ही हो रहे हैं। इंडिया के पास में देखो लेबर है, लैंड है, कमी है तो किस चीज़ की है? केवल कैपिटल की। तो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर हम ऑप्शन के तौर पे देखें तो देखो वो पैसा भी देते हैं तो टेक्नोलॉजी भी देते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग जो क्वालिटी है वो भी अच्छी आती है। तो इससे क्या हो जाता है, इंडिया में एक आप हर एक बंदे का एक्सपीरियंस और जो एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता हुआ देखते हो। इंडिया अपने आप में आप देखोगे एक ओपन कंट्री है, जहाँ पर आप देखोगे पब्लिक इक्विटी में 25% फॉरेनर्स का शेयर है, तो प्राइवेट इक्विटी में आप देखोगे तो लगभग 90% शेयर फॉरेन कंपनीज का है। चाहे गूगल हो चाहे वॉलमार्ट हो, आज यूपीआई बेस्ड काम करते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया के लिए अगर हम देखें पिछले 10 सालों में क्या चैलेंज रहा है बैंक क्रेडिट का, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो 50% स्टक था 10 साल पहले, आज देख सकते हो लगभग 70% तक पहुंच चुका है। बट उसी के साथ साथ में बैड लोन भी बढ़ गया, वो एक बात अलग है। बट क्रेडिट टू जीडीपी को कहीं ना कहीं ये कंसिडर किया जाता है कि इकोनॉमी कितनी लिबरल है, कितनी ओपन अप है, वो देखने वाली चीज़ होती है। तो उसमें इंडिया कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर बात करें कि इंडिया की जो लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेटेजी की, तो देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो तो देखो इंडिया के हिसाब से काम करेगी ये ज़रूरी नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि वो तो ज़्यादा बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मुनाफा जल्दी मिल जाएगा, जबकि हमारे यहाँ पर जो मेन कोर है ना वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनको लोन कौन देता है? उनको तो देखो या तो कोई मनी लेंडर्स करते हैं, पर वो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट गेन करते हैं, इस वजह से वो बेचारे छोटे तो होते ही हैं, जो आप एमएसएमईज की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं फिर बाद में इतना एक कहते हैं ना एनकरेज्ड फील नहीं करते हैं कि हाँ हम कुछ नई इंडस्ट्री लगाएं, कुछ बड़ा करें, बट उस केस में वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बैंक्स जो है ना वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। जब हम देखें 1947 से लेके जब तक हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, तब तक हम देखें तो बैंक की संख्या में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। बट अभी क्या है, आप देख सकते हो कि लगातार बेड लोन का एक्सीडेंट है ना, ये भी एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए। अब नंबर ऑफ बैंक्स तो बहुत हो गए, बट कंसोलिडेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया। रही सही में आप देखोगे एनपीए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज आप देखो हर साल लगभग 35,000 करोड़ का एनपीए एनुअल बेसिस पे एड ऑन होता चला जा रहा है, और ये अपने आप में एक बेंचमार्क बन चुका है इंडस्ट्रीज़ के लिए। 2007-8 के ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिनको बोला जाता है सब प्राइम क्राइसिस, उनमें भी आप देखोगे तो एक ट्रेंड वहाँ पर देखने को मिलता है
कि बैंकों की लाइफ तो है ग्लोबली, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, पर उनकी डेथ कहाँ पे हुई है? लोकली। कहने का मतलब जो यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस का शॉक आया था, वो जो मेन बैंक जो था वहाँ प्रॉब्लम क्या था? वो बबल ही तो था लोन का। वो फूटा कहाँ पे? यूएस की खुद की लोकल कम्युनिटी में, वहीं पे। जबकि उस बैंक की प्रेजेंस यूरोपियन कंट्रीज में भी थी, थ्रू आउट वर्ल्ड अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस रखे हुए था वो बैंक। तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से ग्लोबल लाइफ है बट लोकल डेथ है। तो आप देखोगे रेगुलेटर को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स को प्रायोरिटी पे लेने की ज़रूरत है, ना कि फॉरेनर्स पे हम रह सकते हैं। हाँ, हम ओपन है, ओपन कंट्री है, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट एक होता है ना कि फैसिलिटेशन रेगुलेशन प्रॉपर होगा अगर डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स का, तो उससे ज़्यादा हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है। ग्लोबल बैंक्स की लैंडिंग के हिसाब से देखिए तो वो देखो बढ़ती चली जा रही है। आज यूपीआई की बात करो तो मंथली बेसिस पे 2 बिलियन रुपीज, 2 बिलियन ट्रांजैक्शन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी इंटर ऑपरेबिलिटी ज़्यादा आ रही है एक दूसरे बैंक्स के बीच में। आप एचडीएफसी से एक्सिस, एक्सिस से एसबीआई, ऐसे ट्रांजैक्शन कितना क्विकली कर पा रहे हो। लोकल इनोवेशन अपने आप में कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लोग एनलाइटेंड है, और इनोवेशन और एनलाइटनमेंट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कितना एक कहते हैं ना इंसर्जेंसी आ जाती है अपने आप ही कि हाँ वाकई में एक वाइब्रेंसी है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। चाइना की सॉफ्ट पावर का अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें आप देखोगे वर्ल्ड के टॉप 10 लार्जेस्ट बैंक में से चाइना के 5 हैं, और 100 में से आप देखोगे तो चाइना के 19 हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल देखो तो जितने भी एक्सटर्नल सॉवरेन डेट है ना, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसमें से 40% तो चाइनीज़ बैंकों के द्वारा दिए हुए हैं। आप ये देखो कितनी डोमिनेंस है, कितनी प्रेजेंस है। तो इस चीज़ को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आज चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने आप को धीरे धीरे सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आत्मनिर्भर चाइना बोल सकते हैं, एक आर्टिकल आया भी था आत्मनिर्भर चाइना बोल के, कि कैसे भी करके अब चाइना अपने आप को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करेगा थ्रू आउट वर्ल्ड। ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी अब हमें देखने को मिलती है, तो उसका फ़ायदा हम हमारे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठा सकते हैं। बट इसके लिए 5 रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, 5 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या होगा? नेशनलाइज्ड बैंक जो है ना, उनको मतलब नेशनलाइज्ड बैंक होल्डिंग कंपनी स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ये एक लाइन आप लिख लो। ठीक है, क्रिएट करो आप ऐसी एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड नेशनलाइज्ड बैंक होल्डिंग कंपनी, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में फाइनेंस सर्विस डिपार्टमेंट काम करता है ना, उसकी जगह ले लेगी, जिसकी गवर्निंग बॉडी जो होगी वो इंडिपेंडेंट बोर्ड के हाथों में होगी, जैसे कि आदित्य पुरी, नंदन नीलेकनी, एनएस विश्वनाथन, ये इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको वहाँ पर आप बिठाओ, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अनबायस्ड वे में रेगुलेट किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा हमें 25 नए फुल बैंक बनाने की ज़रूरत है, और लगभग 10 सालों के अंदर अंदर, समझ गए? तो मतलब बैंकों का बेस, नंबर ऑफ बैंक्स हमें और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। हमें साथ में आरबीआई से भी एक्सपेक्ट करना है कि आरबीआई थोड़ा सा एम्पावरमेंट खुद में भी लेकर के आए, और जितने चैलेंजेस आरबीआई सामना करते जा रहे हैं उनको टैकल वो अपने हिसाब से करे, इजीली करे, इनएविटेबल मतलब अच्छे तरीके से करें, फास्टर स्पीड से करें। और आप देखो कि आरबीआई पोस्टमार्टम पे विश्वास करता है, पोस्टमार्टम नहीं, पहले से अपने को आरबीआई को इतना एम्पावर करना चाहिए जिससे कि वो प्री एम्प्टिव, जैसे कि अब लगे कि हाँ कोई पर्टिकुलर बैंक है, वो बैंक ख़राब हो सकता है या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर उसके जो डिपॉजिटर्स हैं उनका इंटरेस्ट है वो हार्म हो सकता है, तो वहाँ पर आरबीआई अपनी असर्टिव रोल प्ले कर पाए। ठीक है। इसके अलावा देखो कि आप लिस्टेड बैंक को कैपिटल इंडक्शन करो, उनमें पैसा दो उनको और भी ज़्यादा। ठीक है। रेगुलेशन जो है वो ऑनरशिप बेसिस पे करो। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम नए एक न्यू आईज फॉर बैंकिंग सुपरविजन, कहने का मतलब कि बैंकों की एक्टिविटीज़ को अलग से देखने के लिए अब कुछ नई रेगुलेशन या नई बॉडीज़ के हिसाब, जैसे हमने अभी देखा ऑलरेडी एक बॉडी जिसका नाम था नेशनलाइज्ड बैंक होल्डिंग कंपनी, इस तरीके की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा फोर्थ वन क्या आ जाती है कि नई बैंकिंग सुपरविजन फैसिलिटी अवेलेबल हो, जिससे कि इंश्योरेंस और प्राइसिंग क्या कर रहे हैं,
क्या इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनको, वो चीज़ें प्रॉपर टैकल की जा सके। मतलब कहीं पे भी हाँ लॉस नहीं होना चाहिए दोनों पार्टीज़ का, चाहे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली हो या फैसिलिटी एक्सेस करने वाली हो। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप देखो तो इनोवेशन और मतलब एक तरीके से तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक तरफ और दूसरी तरफ इनोवेशन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते हैं। कहने का मतलब कुछ नया, जैसे यूपीआई लाया गया फॉर एग्जांपल, तो यूपीआई से तो आप देख सकते हो ना कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लग गए, 2 बिलियन पर मंथ हो रहे हैं ट्रांजैक्शन की, अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोलो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उनके बीच में। अब इसी तरीके से जो एंट ग्रुप के एक लीडर हैं जिनका नाम है जैक मा, आपको पता है बिलियनियर हैं, ये टॉप बिलियनियर्स की काउंटिंग में आते हैं, तो इन्होंने इसी तरीके से अपने सिस्टम को काम करने के लिए कहा है। बट वही चीज़ है, अब चाइना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इन इश्यूज़ पे, और हमें कहीं ना कहीं असर्ट करने की ज़रूरत है, खुद को असर्टिव बनने की ज़रूरत है। तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी दो और नंबर्स इंक्रीज़ करो, और उनकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज के बेसिस पे एक तरीके से सर्विलांस होनी चाहिए। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें तो देखो प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें, उनको ज़रूरत है फ्रीडम की। अब TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सन फार्मा, बाइकॉन, ल्यूपिन ने इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से पावर कंपटीशन में या फिर एम्बिशंस को लेकर के देखें या परसिस्टेंस को लेकर के देखें तो इंडियन कंपनीज कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो पॉइंट वही आ जाता है घूम फिर के कि गांधी जी ने एक चीज़ कही है, क्या कि ये आप लिख ही लो एज इट इज़, आपको पता है तो। हिंदी अर्थ तो मैं बता देता हूँ और इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा कि मेरे घर के दरवाजे मैं बिल्कुल बंद करना पसंद नहीं करूँगा, ना मेरे घर की खिड़कियाँ बिल्कुल बंद रहे या बिल्कुल पैक नहीं होना चाहिए मेरा घर खुला होना चाहिए, जहाँ पे हर एक कल्चर की हवा आए और जो चीज़ अच्छी हो उस कल्चर की वो मेरे घर में रहे और बाकी बुराइयाँ निकल जाए, चाहे वो मेरी कल्चर की हो चाहे दूसरी कल्चर की हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कल्चर आते आते मैं मेरी खुद की कल्चर को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होगा। आई डोंट वॉन्ट my house to be walled in all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house and as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet. मैं अपने खुद के पैरों को नहीं उखड़ना चाहूँगा। समझ गए? तो इसी तरीके से देख सकते हो गांधी जी का ये कोट हमारे काम आ सकता है कि भाई बाहर की प्रैक्टिसेस काम में लो, बट हमारा जो मेन है ना, जो मेन थीम है कि इंडिजीनस टेक्नोलॉजी बेसिस काम होना चाहिए, इंडिजीनस होना चाहिए जो कुछ भी हो। समझ गए? बट हाँ, बाहर की जो एक्सपीरियंस अच्छे हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो पोस्ट माओ चाइनीज़ की अगर बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी का जब आया था तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे लोगों का पेट तो भर दो पर उनका दिमाग खाली कर दो। भाई हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। समझ गए? तो चाइना तो फिर से देख लो इसी चीज़ पे आ गया है कि पेट तो भर दो इनका बट दिमाग मत चलाओ। क्यों? कम्युनिज्म में क्या होता है भाई, हमारे तो क्या है, कभी नरेंद्र मोदी को जिता दिए, कभी राहुल गांधी को जिता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे इलेक्शन तो आप तो अपनी खुद की दिमाग को काम में लेते हो ना, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। जबकि कम्युनिज्म में क्या होता है भाई, इंडिविजुअल तो कुछ ही नहीं है, पहले कम्युनिटी, पहले सोसाइटी है। नहीं जी, पहले हम क्या दिमाग लगाएंगे कि हम एक इंडिविजुअल का एम्पावरमेंट हो, एंटरप्रेन्योर अपने हिसाब से काम कर सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए, इक्वालिटी प्रमोट हो। इससे क्या होगा, फिर बाद में देश अपने आप ही स्ट्रांग बन जाता है। तो वहाँ पर तो देखो ये सीन है चाइना का। तो इसी पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वो इनवर्ड फोकस भी करना शुरू कर चुका है चाइना। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हैं, चाइना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इंडिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, द प्लेन ट्रुथ। इसमें एक ही चीज़ बताई जा रही है, उसका मेन क्रक्स मैं दे देता हूँ क्योंकि डिस्कशन में आप देख चुके ऑलरेडी कि किस तरीके से अभी एक पिटीशन लगाई गई है, PIL लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुभाष विजयरन के द्वारा, सुभाष विजयरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस है। उसमें बताया गया है कि भाई आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स या फिर जब भी कोई बार काउंसिल या फिर कोई भी काम, लॉ कैरिकुला कुछ भी बना रहे हो तो आप इजी लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ करते, प्लेन इंग्लिश यूज़ करो ना, क्यों इतना डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हो। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ बताया हुआ है जो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया था एक ज़मीन के इशू पे। तो देखो इतने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इधर आप देखोगे कि लैटिन वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस पे देखो जुडिशरी पे बहुत सारे सवाल केवल इंडिया में ही नहीं है। जुडिशरी क्या मतलब, लॉ पे जो टिपिकल इंग्लिश यूज़ करने की बात की जा रही है, कभी लैटिन इंग्लिश यूज़ की जाती है, उन वर्ड्स में
राइटर यहाँ पे सीधा सा एक ही चीज़ बोलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है पॉलिटिक्स एंड एसे, ये रही 1946 की ये वाली बुक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि 1946 में एसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला कि किस तरीके से एक इजी गोइंग, एक प्लेन इंग्लिश में हम जो पूरे लॉज हैं, जजमेंट्स हैं, वो दिए जा सकते हैं जुडिशरी के द्वारा। तो उनकी बुक में जो 6 प्रिंसिपल हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो इनको, कि जब भी जुडिशियल फंक्शनिंग के बारे में आए या जुडिशरी में रिफॉर्म से रिलेटेड आए तो ये चीज़ हमें ज़रूर ऐड ऑन करनी है। पहला, नेवर यूज द मेटाफोर, स्माइल और अदर फिगर ऑफ द स्पीच विच यू आर यूज टू सीइंग इन प्रिंट। कहने का मतलब कि कैसे इमोशंस आप देना चाहते हो, कि हाँ हम खुशी खुशी लिखवा रहे हैं या फिर ना खुश होकर के दे रहे हैं या फिर ऐसा बहुत गंदा है, तो उसके लिए आप टिपिकल वर्ड यूज़ मत करो, मेटाफोर इस तरीके की यूज़ मत करो कि जो समझ में ही नहीं आए, रियलिटी से रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करो, पहला। नंबर 2, नेवर यूज़ अ लॉन्ग वर्ड वेर अ शॉर्ट वन विल डू। कहने का मतलब लंबे सेंटेंसेस, अब यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, एक भी फुल स्टॉप नहीं है इसमें, जबकि हमें क्या कहा जाता है ऐसे राइटिंग में, शॉर्ट ऐसे लिखो ना, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखो, जिससे कि इजी लैंग्वेज में डिलीवर हो जाए। अब यहाँ पे जुडिशरी तो कुछ और ही कर रही है, तो उन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। तीसरा जो प्रिंसिपल है, दैट इज इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कट वर्ड आउट, ऑलवेज कट इट आउट। अगर यूँ लगे कि हम 5 वर्ड्स को 2 वर्ड्स में ही, 5 वर्ड्स की बात हम 2 वर्ड्स में कह सकते हैं तो 2 में ही करो, 5 में नहीं। नंबर 4, नेवर यूज द पैसिव वेर यू कैन यूज एक्टिव। पैसिव सेंटेंसेस को अवॉइड करो जहाँ पे एक्टिव सेंटेंसेस ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेवर यूज ए फॉरेन फ्रेज। अगर आपको फॉरेन फ्रेज यूज़ कर, मतलब आप नॉर्मल अपनी खुद की एवरीडे लाइफ की जो आप देख सकते हो इंग्लिश है, वो आपको आपका मैसेज को डिलीवर कर सकती है, तो फॉरेन फ्रेजेस क्यों यूज़ करते हो, क्यों साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करते हो? ये तो अपने आप में एक जार्गन वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कॉमन मैन को बहुत डिफिकल्टी होती है समझने में। इसीलिए तो आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी तो बोला गया ना, डॉक्यूमेंट ऑफ लॉयर्स। आपने पढ़ा होगा क्रिटिसिज्म में कि इसमें तो केवल वकीलों ही वकीलों की लैंग्वेज है, और इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि केवल वकील ही इंटरप्रेट कर सकता है इसको, और इसकी वजह से आप भी समझ सकते हो कितनी परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा 6th प्रिंसिपल क्या है, ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल सूनर देन से एनीथिंग बार्बरस। कहने का मतलब कोई भी कानून, अगर कुछ भी रूल रेगुलेशन आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो उसको जल्दी से जल्दी तोड़ो अगर वो वाकई में बहुत सारी परेशानियों का कारण बन रहा है। तो कहने का मतलब इन 6 प्रिंसिपल्स को तो अप्लाई होना ही चाहिए। बाकी तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये डिस्कशन भी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।